देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मनुस्मृति को महिला स्वतंत्रता विरोधी बताते हुए एक टीवी कार्यक्रम में आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती का उसकी प्रतियों के तोड़फाड़ करने का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इसके 2 मिनट 1 सेकंड के वीडियो क्लिप को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी साझा किया। इस 2 मिनट के वीडियो पर जहां कुछ लोगों ने मनुस्मृति को महिला विरोधी किताब करार देते हुए इसे फाड़ने और चलाने का समर्थन किया, तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रियंका को शारीरिक क्षति पहुंचाने और उनके खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते बुधवार को इंडिया टीवी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित बयान पर, जिसे चैनल की एंकर मीनाक्षी जोशी होस्ट कर रही थी, और इसी दौरान के 2 मिनट के वीडियो क्लिप को प्रियंका भारती ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सतूक नहीं लगने वाला। जहां बुद्ध स्वयं हार गए, वो अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है, सावरकर। यानी ये लाइनें सावरकर की हैं। आरजेडी नेता ने आगे लिखा कि इसी सावरकर से प्रेरित अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करने का साहस किया। इनके भगवान मनु के मनुस्मृति को हर बार फाड़ूंगी। प्रियंका भारती ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि मनुस्मृति को घृणित किताब मानते हुए बाबा साहेब ने चलाया था, मैंने तो बस पन्ने फाड़े थे, अभी बाबा साहेब से बहुत सीखना है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में व्यापारियों की ओर से बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्जिन मूल्य पर 18% कर को मंजूरी दे दी गई है और अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर पहले के 12% जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जैसा कि बाकी सामान्य वाहनों पर भी लागू है। हालांकि पर्सनल लेवल पर इस्तेमाल किए गए वाहन की बिक्री और खरीद पर जीएसटी लागू नहीं होगा। वहीं अब इस फैसले को लेकर विपक्ष ने केंद्र पर हमला बोला है और इसे अमीरों के पक्ष में कदम बताया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि मध्य वर्गीय परिवारों के लिए कार खरीदना बड़ी बात है, लेकिन सरकार उनके सपनों को कुचल रही है। सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार बार जीएसटी दरों को बढ़ाकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से पैसा इकट्ठा करने का मौका देती है। इस तरह के लगातार बदलाव व्यापारियों के लिए भ्रम पैदा करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्तमान समय में संविधान की प्रासंगिकता के कारण संसद में इस पर चर्चा की मांग की थी। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं का अपमान करने की कोशिश की। संसद में अमित शाह के बयान से सभी आहत हैं। अब तक अमित शाह या पीएम ने इसके लिए माफी मांगने की कोशिश नहीं की, इसलिए अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रेस मीटिंग करेंगे। 24 तारीख को कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिला कलेक्ट्रेट तक अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेंगे और कलेक्टरों को अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नोटिस देंगे। इसके अलावा 27 दिसंबर को बेलगावी में एक विशाल रैली निकाली जाएगी और यह अभियान 26 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने उनके खिलाफ पीएफ मामले में जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिन कंपनियों के लिए उन्हें नोटिस दिया गया उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। रॉबिन उथप्पा ने बयान जारी कर कहा कि 2018 और 19 में मैं स्ट्रॉबेरी लेंसेरिया प्राइवेट लिमिटेड, सेंटोरस लाइफस्टाइल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड और बेरिस फैशन हाउस का डायरेक्टर बना। मैं इन कंपनियों के कामकाज में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था। उथप्पा ने कहा कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर के तौर पर व्यस्त शेड्यूल की वजह से कंपनी के कामकाज में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि मैंने जिन कंपनियों को फंड किया उनकी कार्यकारी भूमिका में भी शामिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अफसोस से ये कंपनियां मुझे मेरा पैसा लौटाने में नाकामयाब रहीं, जो मैंने उधार दिया था, जिसकी वजह से मुझे कानूनी कदम उठाने पड़े। यह मामला अभी विचाराधीन है और मैंने कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर कुछ साल पहले इस्तीफा दे दिया था।
दरअसल आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी ने रॉबिन उथप्पा के खिलाफ नोटिस जारी कर पीएफ फंड के बकाया अमाउंट की मांग की थी। आरोप है कि उथप्पा जिन कंपनियों से कथित तौर पर जुड़े हैं, उन कंपनियों ने कर्मचारियों के पीएफ में पैसा जमा नहीं किया है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में हमने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। एक महिला सम्मान योजना, हमारी महिलाओं की सुविधा के लिए हमने घोषणा की थी कि हम उनके बैंक खातों में 2100 रुपए जमा करेंगे। इसका पंजीकरण कल से शुरू हो रहा है। दूसरी घोषणा संजीवनी योजना की थी। इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि मध्यम वर्ग की कोई सुध नहीं लेता। रिटायरमेंट के बाद कई परिवारों में बुजुर्गों की कोई सुध नहीं लेता। अब आम आदमी पार्टी सरकार उनका इलाज कराएगी। इस योजना का पंजीकरण भी कल से शुरू हो जाएगा। हमारी टीम घर घर जाकर संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण करेगी। इसके लिए दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि आप आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका वोट रद्द हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा बड़े पैमाने पर वोट रद्द कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि बाल विवाह के खिलाफ तीसरे चरण में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई 21 से 22 दिसंबर की रात को शुरू की गई थी। पुलिस ने 335 मामले दर्ज किए और गिरफ्तार लोगों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश की महिला टीम को हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत को 41 रनों से जीत मिली। बता दें कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाए। वहीं 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 18.3 ओवरों में 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक के दौरान जीएसटी काउंसिल ने कई अहम फैसले किए हैं। इनमें कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटाया गया है या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वहीं कुछ वस्तुओं या सेवाएं ऐसी भी हैं जिन पर जीएसटी दरों को बढ़ा दिया गया है। अब आपको विस्तार से बता दें कि फोर्टिफाइड कर्नेल चावल पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है और साथ ही जीन थेरेपी पर जीएसटी दरों को हटा दिया गया है। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के उपकरणों पर आई जीएसटी छूट को बढ़ा दिया गया है। देश भर से बाहर माल भेजने वाले व्यापारियों पर लगने वाले सेस यानी अलग से लगने वाले टैक्स को कम किया गया है और अगर किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई नहीं करते हैं तो उन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में फैसला लिया गया कि लोन की शर्तें नहीं मानने वालों पर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो पेनल्टी लगाएंगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। इसके साथ ही तुरंत या जल्दी डिलीवरी की सुविधा देने वाले ऐप्स, ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी ऐप्स पर जीएसटी मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन टैक्स लगाना है या नहीं इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि जिन भी उत्पादों में अधिक चीनी है उनको अलग से टैक्स ब्रैकेट में रखा जाएगा। पहले से पैक पॉपकॉर्न पर ग्राहकों को 12% की तो वहीं कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% की जीएसटी चुकानी होगी। वहीं इंश्योरेंस के मामलों में आम आदमी को राहत नहीं मिली है। इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इसके अलावा नई ईवी गाड़ियों पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया, लेकिन किसी कंपनी के जरिए सेकंड हैंड गाड़ियों को बेचने पर 18% की जीएसटी देनी होगी। अगर किसी कंपनी के जरिए नहीं बेची जाती है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगी। वहीं बैठक के बाद फैसलों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमसे एयरलाइनों और उड्डयन मंत्रालय दोनों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल यानी एटीएफ यानी हवाई जहाज या उड़ने वाले दूसरे वाहनों का ईंधन को जीएसटी दायरे में लाने की मांग की थी, लेकिन राज्य इस पर राजी नहीं हुए।
महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कल शनिवार 21 दिसंबर को अब उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त विभाग दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना और प्रचार विभाग अपने पास रखा है, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास, सार्वजनिक निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजीत पवार को वित्त के साथ राज्य उत्पाद शुल्क मंत्रालय दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार 15 दिसंबर को महायुति के 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें बीजेपी के 19, शिवसेना शिंदे गुट के 11 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 9 मंत्री शामिल थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार, बीपीएससी चेयरमैन से यह अनुरोध करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। धांधली की बात आई है, इसकी जांच करनी चाहिए। कई जगहों पर छात्रों को पेपर देरी से मिला, कई जगह प्रश्न पत्र सील्ड नहीं था। हम इसे रद्द करने की मांग करते हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक के बाद लोगों में गुस्सा तो होगा ही। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो तेजस्वी उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने पटियाला में नगर निगम चुनाव जीत लिया है और लुधियाना तथा जालंधर में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस फगवाड़ा और अमृतसर में आगे है। आपको बता दें कि पंजाब में 5 नगर निगमों लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर और फगवाड़ा और 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए शनिवार को चुनाव हुए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी पटियाला में अपना मेयर चुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने 53 में से 43 वार्ड जीते हैं। शनिवार रात घोषित परिणामों के अनुसार कांग्रेस और भाजपा ने 4-4 वार्ड जीते, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 2 वार्ड जीते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत कभी भी दूसरों को अपने विकल्पों पर वीटो लगाने की अनुमति नहीं दे सकता और राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा वह अनुरूपता के लिए भयभीत हुए बिना करेगा। मुंबई में एक समारोह के लिए एक वीडियो संदेश में विदेश मंत्री ने कहा कि जब भारत वैश्विक चेतना में अधिक गहराई से अंकित होता है तो इसके परिणाम वास्तव में गहरे होते हैं। उन्होंने कहा कि अस्वास्थ्यकर आदतों, तनावपूर्ण जीवन शैली या बार बार होने वाली जलवायु घटनाओं से जूझ रहे विश्व में भारत की विरासत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन दुनिया को तभी पता चलेगा जब देशवासी इस पर गर्व करेंगे। फिलिस्तीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के बीच बातचीत 90% पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रमुख मुद्दों पर बातचीत नहीं बन पाई है, जिन पर काम करना बाकी है। इन प्रमुख मुद्दों में से एक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इस्राएली सेना की उपस्थिति को लेकर भी है, जो कि मिस्र की सीमा पर दक्षिण गजा इलाके में रणनीतिक रूप से एक अहम भूमि है। प्रमुख मुद्दों में इस्राएल के साथ गजा की सीमा पर कई किलोमीटर चौड़े बफर जोन बनाने की बात भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि इस्राएल इस इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा और इन मुद्दों के हल होने के बाद कुछ ही दिनों में युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है, जो कि 3 चरणों में लागू होगी। युद्ध विराम के पहले चरण के तहत हर एक महिला सैनिक की रिहाई पर 20 फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली की जाएगी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से कमांड सुविधाएं दी जाती हैं और मिसाइलें रखी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन्स और एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने यह हमला इसराइल पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने शनिवार को इसराइल के तेल अवीव पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।